चलिए लास्ट पॉलिटी देखे थे, अब समझ आया, नोट्स बना रहे तो याद हो रहा है नहीं हो रहा है? इसके बावजूद नहीं आएगा तो बी आर अम्बेडकर साहब जो कर रहे हैं तो कुछ संविधान नहीं बता पाएंगे। एक जन एक और देना बाकी सब क्या तभी तो पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा चलिए लिखिए आर्टिकल 56 एंड 61। आर्टिकल 56 एंड 61 ब्रैकेट में लिखना महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है? जैसे केस करते ना, जैसे अभियोग लगाना, केस मुकदमा दायर, वो मुकदमा है, उसके लिए उस शब्द मुकदमा शब्द यूज ना करके महाभियोग बोला जाता है। अब बता दिया महाभियोग पब्लिक इम्पीचमेंट, लिखना पॉइंट आर्टिकल 56 उसके अंतर्गत लिखिए आर्टिकल 56 इम्पीचमेंट लाए जाने की बात करता है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, इम्पीचमेंट लाए जाने की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जबकि आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पब्लिक प्रोसेस की बात करता है। दोनों आर्टिकल में डिफरेंस समझ आया, पहले ही बता चुका हूँ। इम्पीचमेंट वर्ड जो यूज हुआ है वो आर्टिकल 56 में भी हुआ है, ठीक है, जबकि आर्टिकल 61 में उसका प्रोसेस का बात करता है, मतलब कैसे उसको भगाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता देता हूँ, उसका लिखा दूंगा। संविधान में एक ही आधार को उल्लेख है जिस आधार पे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और वो है संविधान का उल्लंघन, ठीक है। क्यों संविधान का उल्लंघन? क्योंकि जब शपथ लेता है राष्ट्रपति, कल भी शपथ सुनाया था जो रामनाथ कोविंद जी ले रहे थे, संविधान की शपथ ले रहे थे, तो शपथ क्या लेते थे? संविधान की रक्षा प्रतिरक्षा बोल रहे थे, और लोगों के कल्याण की रक्षा करूंगा। तो जब संविधान की रक्षा का शपथ ले रहे हैं और संविधान का उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, ठीक है, महाभियोग लगाया जा सकता है। पहला चीज किस आधार पे? संविधान का उल्लंघन करने का, ठीक है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये संविधान का उल्लंघन मतलब क्या, इस बारे में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। संविधान में कहीं पे भी ना किसी ऐसे एक्ट में बताया गया कि संविधान का उल्लंघन क्या होगा, बस ये बोला गया कि संविधान का उल्लंघन करने पे उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है, ठीक है, महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन ये संविधान का उल्लंघन मतलब क्या, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है, अलग से स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ठीक है, पहला चीज, ठीक। अब चलिए ठीक है, संविधान का उल्लंघन किया, इनके ऊपर महाभियोग लगा रहा है। महाभियोग मतलब सीधा साधा ये मतलब कि उनको हटाया जाना है, ठीक है। तो हटाए जाने के लिए कोई केस मुकदमा ऐसे शब्दों का उपयोग ना करके महाभियोग शब्द का यूज किया जाता है, इम्पीचमेंट वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक। अब पहली बात, कौन से सदन में ला सकते हैं, कौन से हाउस में ला सकते हैं?
तो लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, दोनों में से किसी भी सेशन में, किसी भी सदन में ला सकते हैं, किसी भी हाउस में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए ठीक है, आ गया तो किसी एक का मन किया लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर सांसद का, एक ही जन का मन किया कि राष्ट्रपति के साथ जम नहीं रहा, कल बात हुआ फोन पे, अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो महाभियोग प्रक्रिया ला दिया। ऐसा नहीं, जिस हाउस में बुलाएंगे कम से कम उस हाउस के टोटल मेंबर का 1/4 आवश्यक है। ठीक है, 1/4 जरूरी है, 1/4 लोग। सपोज लोकसभा में लाया जाना है तो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर, 545, उसका 1/4 मतलब लगभग 135 आएगा। ठीक है, लगभग 135 आना चाहिए। 135 लोगों का समर्थन आवश्यक है, मतलब 135 लोग मिलकर प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, 135 लोग कम से कम चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए। ये प्रस्ताव लाने की बात कर रहा हूँ, मुकदमा पास हो गया ऐसा नहीं, इम्पीचमेंट पास हो गया ऐसा नहीं। ठीक है, प्रस्ताव की महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जानी है किस पे, राष्ट्रपति की, ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं। कितने लोग, 1/4 लोग। ठीक है, कम से कम 1/4। किसका 1/4, टोटल मेंबर का। किसके टोटल मेंबर का, तो जिस हाउस में भी लाया जाना है प्रस्ताव उस हाउस में। जैसे लोकसभा का बताया तो 135 करीब आसपास, और राज्यसभा में कितने मेंबर, 245। तो राज्यसभा जब लाना होगा तो लगभग 61-62 जाएगा। ठीक है, तो 61-62 मेंबर्स होने चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए। ठीक है, कितना क्लियर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति कल आया है, बढ़िया संबोधन दे रहा है और बता रहे कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा है, आपको हटाया जाना है। वैसा नहीं, इम्पीचमेंट लाना है तो राष्ट्रपति को भी नोटिस देना पड़ता है। बताओगे ना भाई, जैसे किसी के ऊपर केस चल रहा है तो आपके ऊपर केस चलने वाला है, तो ऐसे राष्ट्रपति को भी नोटिस दिया जाता है, नोटिस नहीं सूचना दिया जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कल ही बताया था कि राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता, ना यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस जारी नहीं कर सकता। ठीक है, क्रिमिनल और सिविल मामले में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती पद पर रहते हुए। ठीक है, चाहे मर्डर हो, क्राइम हो, डकैत हो, इसके ऊपर पद पर रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वैसे ही इसको सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले। ठीक है, तो ये चीज याद रखना चाहिए, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है। लेकिन पूछा जाता है 14 दिन कब से, 14 दिन कब से, प्रस्ताव के लाने से 14 दिन पहले कि प्रस्ताव पर चर्चा करने के 14 दिन पहले। तो आंसर आएगा प्रस्ताव पर चर्चा करने के 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाएगी। हर लोकसभा सदन चलते रहेगा तो राष्ट्रपति नहीं तो बैठे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो प्रस्ताव आ गया, अब प्रस्ताव पे चर्चा करने के 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन दिया जाता है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो अभी तक क्या बताया, एक तो आर्टिकल 56 में इम्पीचमेंट वर्ड का मेंशन है। ठीक है, जो महाभियोग शब्द है उसका उल्लेख है आर्टिकल 56 में, 56 में। ठीक, और आर्टिकल 61 में उसका इम्पीचमेंट का प्रोसेस दिया हुआ, महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई। ठीक, ये क्लियर, इतना समझा। बोला महाभियोग क्यों ला रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा। ठीक है, तो किस आधार पे महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, इसका मतलब कहीं पे भी बताया नहीं गया है। ठीक है, तो किस आधार पर लाएगा उसका उल्लेख जरूर है कि संविधान के उल्लंघन पर, लेकिन संविधान का उल्लंघन मतलब क्या ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्यों संविधान का उल्लंघन, क्योंकि वो शपथ ही किसका लेता था, संविधान का उल्लंघन, शपथ ही लेता था, संविधान का उल्लंघन, संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता था। अब संविधान के उल्लंघन कर रहा है तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया की तरफ हटाया जाना बात करता है। ठीक है, फिर बात की कौन से सभा में ला सकते, कौन से सदन में ला सकते, कौन से हाउस में ला सकते हैं, लोकसभा की राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में ला सकते हैं पहले। ठीक है, फिर बोला किसी एक का मन हुआ, 2 का मन हुआ तो ला दिए क्या, नहीं, कितने लोग चाहिए, 1/3। ठीक है, ये सब एक एक बारीक चीज याद रखना तो पॉलिटिक्स में पकड़ पड़ता है। तो 1/4 किसका, 1/4 टोटल मेंबर का, प्रेजेंट एंड वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, उपस्थित है उसका 1/4 नहीं, टोटल मेंबर मतलब फिक्स रहेगा। 545 का 1/4 अगर लोकसभा में लाए, राज्यसभा में लाए तो 245 का 1/4। इतना क्लियर। ठीक है, फिर बोला कि ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को सरप्राइज, राष्ट्रपति किसी दिन आया बुलाया उसको भाई सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज नहीं। 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाएगी। ठीक है, 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाएगी कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलनी है। ठीक है, 14 दिन भी कब से गिना जाएगा, चर्चा करने के 14 दिन पहले, प्रस्ताव पर चर्चा करने के 14 दिन पहले, प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले नहीं, प्रस्ताव पे चर्चा करने के 14 दिन। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये सूचना कौन देगा, इंफॉर्मेशन सूचना कौन देगा, लोकसभा राज्यसभा में तो डेली बैठता नहीं राष्ट्रपति। ठीक है,
राष्ट्रपति तो डेली बैठता नहीं है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी वो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में डेली उठने बैठने का काम तो रहता नहीं है। ठीक है, तो प्रस्ताव लाए, अभी चर्चा नहीं करते, प्रस्ताव लाए और डिसाइड किए कि प्रस्ताव, सपोज आज प्रस्ताव लाए, आज है आपका 13 तारीख, ठीक है, 13 जनवरी, प्रस्ताव लाया 13 तारीख को, गुड मॉर्निंग, और चर्चा करेंगे बोले 31 जनवरी को, मतलब अभी लगभग 17 दिन टाइम है, 17-18 दिन टाइम है। प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे कब? 31 तारीख को ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ राष्ट्रपति तो बैठे नहीं रहेंगे तो उनको कैसे मालूम चलेगा? तो जिस हाउस में भी लाएंगे उसका अध्यक्ष या चेयरमैन, सभापति, जैसे लोकसभा का हेड कौन होता है? अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा का हेड कौन होता है? चेयरमैन बुलाते हैं, सभापति। ठीक है, तो सभापति उसको इन्फॉर्मेशन देगा, किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा हूँ 13 तारीख को आज ला रहे हैं तो आज ही इन्फॉर्मेशन देगा कि नहीं? 31 तारीख को जब चर्चा होना है उससे 14 दिन पहले काउंट करोगे, लगभग 16-17 तारीख को उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाना होता है। ठीक है, इतना क्लियर? अब इसी प्रकार से केसी चल रहा प्रधान, इस पे प्रेसिडेंट पे, तो पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट अपना पक्ष खुद रखेगा कि किसी को भेज सकता है, कि वकील को भेज सकता है, कि कोई और रिप्रेजेंटेटिव रख सकता है? तो खुद भी आ सकता है अपना पक्ष रखने के लिए कि मैंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया, अपना बचाव करने के लिए। वकील को भी भेज सकता है, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है। जैसे अगर किसी इंसान पर भी मुकदमा चलता है तो कोर्ट में वो जवाब नहीं देता है, उसका वकील उसके तरफ से बात करता है, ठीक है, बोलता है उसकी तरफ से लड़ रहा है। तो ऐसे ही ये भी एक प्रकार का केस चल रहा है, तो राष्ट्रपति खुद अपना पक्ष रखने के लिए जा सकता है, हाउस में प्रेजेंट हो सकता है जिस दिन चर्चा चले या बातचीत हो, वाद विवाद हो, या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है या वकील करके भेज सकता है। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, चर्चा हुआ, अब पास करना है, इस प्रस्ताव को पास करना है, कितना वोटिंग रिक्वायर्ड रहता है? ठीक है, कितना वोटिंग रिक्वायर्ड रहता है? तो हम लोग आमतौर पे क्या सामान्य बहुमत पढ़ते हैं, विशेष बहुमत पढ़ते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या? आधे से ज़्यादा, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके आधे से ज़्यादा। स्पेशल मेजोरिटी क्या देखते हैं? टोटल मेंबर्स के आधे और 2/3 प्रेजेंट वोटिंग के, ये देखें। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी सोचते हैं प्रेसिडेंट को हटाना तो स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि 2/3 वाला कंसेप्ट आता है तो हमारे ध्यान में क्या रहता है कि 2/3 से उसको पास करना होता है, स्पेशल मेजोरिटी लगता होगा। स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगता, क्योंकि प्रेसिडेंट का पोस्ट काफ़ी बड़ा सर्वोच्च पद माना जाता है। ठीक है, तो उसको हटाने की प्रक्रिया को आसान नहीं बनाया है, कठिन बनाया गया है। ठीक है, काफ़ी कठिन बनाया गया। सीधा सीधा ये बोलेगा कि ये प्रस्ताव कैसे पास होगा? जिस भी हाउस में लाया जाएगा उसके टोटल मेंबर का 2/3। कहीं पे भी ये नहीं बोला प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 या टोटल मेंबर का आधा और प्रेजेंट वोटिंग मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3, ऐसा कहीं भी नहीं बोला। सीधा सीधा प्रस्ताव कब पास माना जाएगा? जब उस हाउस के 2/3 लोग, टोटल मेंबर्स, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत मिले, तब वो प्रस्ताव पास माना जाएगा। ठीक है, आज नया जगह काफी जगह सर दिक्कत नहीं। सर देख के क्या कर रहे हो? ठीक है, इतना क्लियर? टोटल मेंबर का 2/3, बस बात खत्म। ठीक है, जिस भी हाउस में लाए, जैसे लोकसभा में लाए तो 545 का 2/3, जितना भी होगा 1090 का 3 से डिवाइड करोगे जो भी है
इतना रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर, लगभग 363 के आसपास आएगा। इतना आपको 363 बोलता हूँ, 663 के आसपास करीब आएगा, 663 663। इतने लोगों की आवश्यकता होगी प्रस्ताव को पास करने के लिए। और वहीं राज्यसभा में आए तो राज्यसभा का टोटल नंबर कितना होता है, 245, उसका 2/3, ठीक है। कहीं पे भी प्रेजेंट वोटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। इतना क्लियर, ठीक है। अब जब टोटल नंबर की बात की जा रही लोकसभा राज्यसभा, तो यहाँ से सीधा साधा ये समझ आ जाता है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हो कौन ले रहे हैं, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, क्योंकि टोटल मेंबर बोल दिया, कहीं पे भी इलेक्टेड नहीं बोला, कहीं पे भी नॉमिनेटेड नहीं बोला। इसका सीधा साधा क्या मतलब कि टोटल मेंबर वो इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड भी होंगे, निर्वाचित भी होंगे, नामित भी होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति की चुनाव में कौन भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। इतना क्लियर था। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित वगैरह नहीं, ठीक है। इतना क्लियर, यहाँ तक क्लियर। क्या बोल रहा हूँ, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्यों की आवश्यकता होती है किसमें, इम्पीचमेंट में, मतलब इन लोग, हाँ, इम्पीचमेंट महाभियोग में इन लोगों को मौका मिलता है इम्पीचमेंट वोट करने के लिए। तो मैं अगर पूछूं ऐसे कौन से लोग हैं जिनको वोटिंग में तो मौका मिलता है लेकिन इम्पीचमेंट में मौका नहीं मिलता, बताइए। नॉमिनेटेड को तो वोटिंग में भी नहीं मिलता था। जिनको वोटिंग में मिलता है मौका लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं मिल रहा है, चुनाव में मिल रहा है लेकिन महाभियोग में नहीं मिल रहा है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोटिंग में भाग लेते थे लेकिन यहाँ पे नहीं ले रहे। और मैं पूछूं कौन से ऐसे लोग हैं जो निर्वाचन में, मतलब जो इलेक्शन में भाग नहीं लेते लेकिन इम्पीचमेंट में ले रहे हैं, अब बोल सकते हो नॉमिनेटेड, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेटेड वहां पे भाग लेते थे लेकिन यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। अब ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है इसको काशी जुडिशियल प्रोसेस बोला जाता है। काशी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। काशी जुडिशियल अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अभी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होता है, सपोज दो हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जैसे लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया कि राष्ट्रपति को हटाना है, महाभियोग लगाना है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई जांच कमेटी नहीं बैठेगी, ठीक है। छोटे छोटे बातों पर जांच कमेटी बैठती है, तो इतने बड़े पद को हटाया जाना है, ठीक है, तो जांच कमेटी तो बैठेगी। तो जिस हाउस में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उसका अपोजिट हाउस जो अगला हाउस रहेगा उसको ये अधिकार है कि वो एक कमेटी बना सकता है, एक जांच कमेटी बना सकता है, ठीक है, एक समिति बना सकता है उसको जांच करने के लिए, ठीक है, कि सही में संविधान का उल्लंघन किया कि नहीं किया। और उस कमेटी को बहुत सारे न्यायिक अधिकार भी रहते हैं, न्यायिक पावर, जुडिशियल पावर भी रहते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को काशी जुडिशियल बोला जाता है। अर्ध न्यायिक, पूरा न्यायिक नहीं, अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक क्यों, ये तो कार्यपालिका है, विधायिका है, उसको थोड़ा सा न्यायिक पावर भी दे दे रहे, तो इसलिए उसको काशी जुडिशियल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बोल रहा हूँ कि जिस एक हाउस में लाया दूसरा हाउस उसकी जांच करा सकता है, और वो जो जांच करता है जो कमेटी, उस कमेटी के पास कुछ न्यायिक पावर, कुछ जुडिशियल पावर भी रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, काशी जुडिशियल। इतना क्लियर, ठीक है। ठीक, तो खाली सुप्रीम कोर्ट हटाता तो न्यायिक होता, जुडिशरी है वो, न्यायालय है, उसका प्रोसेस न्यायिक प्रोसेस कहलाता। खाली लोकसभा राज्यसभा हटाते तो वो कहलाता विधायी प्रक्रिया, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस, ठीक है। दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों मिलके इन द सेंस क्योंकि कुछ जुडिशियल पावर मिला हुआ है कमेटी को भी, इसलिए। और ये जो विधायी है वो न्याय का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव है, जो विधायक लोकसभा राज्यसभा है, वो कहीं ना कहीं न्यायालय का रूप धारण कर रहा है, किसी को मुकदमा चला के हटा रहे हैं, तो वो क्या जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाता है। यहाँ तक क्लियर। दो तीन पॉइंट और, फिर ये इम्पीचमेंट जैसा बड़ा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए डीप में। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा क्या लोकसभा राज्यसभा का, राष्ट्रपति बढ़ाने के लिए बुलाया जा सकता है। जैसे लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, तो विवाद की स्थिति में तो बुलाते हैं 108 के तहत,
ठीक है, कोई एक बिल जिसको पास करना जरूरी है और एक हाउस पास कर रहा है, एक हाउस नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। ठीक है, कोई जरूरी बिल है तो। लेकिन ये राष्ट्रपति के महाभियोग के केस में लाया जा सकता है ना? बताइए वर्मा जी अपना ओपिनियन, लाया जा सकता है कि नहीं? नहीं पता। फिर भी हाँ या ना? नहीं पता, ठीक है। चलिए अगर हाँ बोल देते तो नया संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, हाँ नहीं पता तो बोल रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, बताते तो नया संविधान संशोधन हो जाता है अगर हाँ बोल देते। देखिए, जब शुरुआत में पढ़ा था आर्टिकल 4, ठीक है, उसी टाइम संविधान संशोधन की बात किया था, और संविधान संशोधन बताते हुए ये भी बताया था कि खाली सिंपल मेजोरिटी वाले केस में ही जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। सिंपल मेजोरिटी वाले केस में, सिंपल मेजोरिटी के अलावा जो भी केस हो, चाहे वो स्पेशल मेजोरिटी है या 2/3 भी लग रहा, तो सिंपल मेजोरिटी तो है नहीं, 1/2 को सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे, सामान्य बहुमत। उसके अलावा जो भी केस हो उसमें जॉइंट सेशन नहीं बुलाया था, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया था। क्यों? क्योंकि लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, 545 है, राज्यसभा जस्ट आधा है उसके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जॉइंट सेशन बुलाएंगे तो लोकसभा हावी पड़ जाएगा। जैसे लोकसभा हटाना चाह रहे, राज्यसभा नहीं हटाना चाह रहे। जैसे उसी दिन कल बता रहे थे, कोई बीजेपी की सरकार के लोकसभा उसकी आ जाएगी, कांग्रेस की आ गई, लोकसभा में सपोज कांग्रेस का बहुमत है, लेकिन जरूरी थोड़ी राज्यसभा में भी उसका बहुमत हो। राज्यसभा तो राज्यों पर डिपेंड करेगा। ये तो लोकसभा हटाना चाह रहा है, राज्यसभा नहीं हटाना चाह रहा है, तो ऐसे में जॉइंट सेशन बुला के लोकसभा का पावर बढ़ जाएगा, लोकसभा हट सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, जॉइंट सेशन नहीं बुलाया था महाभियोग के केस में। ठीक है, और इसका सीधा साधा एक फॉर्मूला ही बता दिया, जिसमें सिंपल मेजोरिटी लगता है बस उसी में ही जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब आखिरी सवाल फिर लिखाऊंगा। सपोज आज 13 जनवरी है, महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, आज से चालू हो गई, 3 महीने बाद राष्ट्रपति को हटा दिए। अब ये संविधान का उल्लंघन करने के आधार पे इनको हटाया जा रहा है। ठीक है, 3 महीने बाद हटा दिए गए। ठीक, तो इस 3 महीने के दौरान राष्ट्रपति काम तो करेगा, ये काम वैलिड माने जाएंगे कि नहीं, वैध माने जाएंगे कि नहीं? पक्का संविधान का उल्लंघन किया है, फिर भी माना जाएगा। ठीक है, इसको वैलिड माना जाएगा इनके कामों को। तो राष्ट्रपति जब हटते हैं तभी हटते हैं, उसके पहले के काम सारे वैलिड माने जाते हैं। चुनाव वाले केस में भी देखे थे, अगर चुनाव उनका विवादित लगा, ठीक है, तो उससे पहले जो काम हुआ वो क्या माने जाएंगे, वैलिड। ठीक है, इतना क्लियर। ये आर्टिकल 56 तो खाली देख लेते, आर्टिकल 61 में इतनी ही बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा आपको, इतना ही है। ठीक, अब लिखना चालू किए। इम्पीचमेंट वर्ड मतलब बता दिया, महाभियोग। ठीक है, अभी इम्पीचमेंट बोलूँ या महाभियोग बोलूँ? हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिएगा। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन ऑब्लिक वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन ऑब्लिक वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तभी इम्पीचमेंट ऑब्लिक महाभियोग, जब ऑब्लिक बोलूं तो दोनों लिखना है आपको। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑब्लिक महाभियोग लाया जा सकता है। ब्रैकेट में लिख लेना आर्टिकल 56 एंड 61। नेक्स्ट में लिखना, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट संसद ऑब्लिक पार्लियामेंट, संसद ऑब्लिक पार्लियामेंट
कि किसी भी सदन के किसी भी सदन ऑब्लिक हाउस में लाया जा सकता है, में लाया जा सकता। ब्रैकेट में लोकसभा और राज्यसभा लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वही बताया था किसी एक को मन किया तो ला देंगे क्या प्रस्ताव? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस सदन का एक बटे चार सदस्य का समर्थन होना चाहिए, ठीक है, का समर्थन होना चाहिए। अब 1/4 बता दिया। अगर लोकसभा है तो उसके 1/4 अलग निकलेंगे, राज्यसभा है तो उसके 1/4 अलग निकलेंगे, ठीक। ब्रैकेट में लिखना टोटल मेंबर इंटू 1/4, ठीक है, टोटल मेंबर, टोटल मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रस्ताव पर चर्चा करने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बात की सूचना दी जाएगी। प्रस्ताव मतलब प्रपोजल होता है। ठीक है, प्रस्ताव मतलब प्रपोजल। सदन पर राष्ट्रपति को इस बात की सूचना देनी होगी कि उसके खिलाफ महाभियोग का प्रोसेस लाया जा रहा है। लिखे नहीं? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कौन देगा इंफॉर्मेशन? तो लोकसभा में लाए तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर, और राज्यसभा में लाए तो राज्यसभा का सभापति। लिखिए राष्ट्रपति को सूचना मतलब इंफॉर्मेशन लोकसभा स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष ऑब्लिक राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा का सभापति। देगा, ठीक है। राष्ट्रपति को सूचना लोकसभा का स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का ऑब्लिक राज्यसभा का सभापति देगा। राज्यसभा का क्या? सभापति।
राज्यसभा चेयरमैन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रेसिडेंट अपना पक्ष रखने के लिए, प्रेसिडेंट अपना पक्ष रखने के लिए अपना वकील या प्रतिनिधि को भेज सकता है, खुद भी आ सकता है और अपना वकील या प्रतिनिधि को भी भेज सकता है। प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव, वकील एडवोकेट। वकील या प्रतिनिधि को भेज सकता है, रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट पॉइंट ना, जो प्रस्ताव ऑब्लिक प्रपोजल है, जो प्रस्ताव ऑब्लिक प्रपोजल है वो दोनों हाउस के टोटल मेंबर के 2/3 से पास होना चाहिए। तो पास होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया तो क्या उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे लिखना स्टार मार्क डाल के, महाभियोग में पार्टिसिपेट इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा के टोटल मेंबर, लोकसभा प्लस राज्यसभा के टोटल मेंबर। ठीक, मतलब क्या लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखना, कौन इलेक्शन में भाग लेता है लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं, कौन इलेक्शन में भाग लेता है लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं। तो लिखना विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, चाहे वो दिल्ली पुदुचेरी के हो चाहे राज्यों के हो, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। कहाँ तक लिखे थे लास्ट? elected members of legislative assembly। ठीक है, ये नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन फॉर्मेट में, कौन चुनाव में भाग नहीं लेता लेकिन महाभियोग में लेता है। कौन? लिख लीजिए, नॉमिनेटेड मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। नॉमिनेटेड, हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर। चुनाव में भाग नहीं लेता है, चुनाव में भाग नहीं लेता है लोकसभा और राज्यसभा। चुनाव में नहीं लेता और
महाभियोग में लेता है ये लिखा है, ठीक है। चुनाव में नहीं लेते, नॉमिनेटेड लोग नहीं लेते, इलेक्टेड बस लेते हैं। नामित लोकसभा के नॉमिनेटेड मीन्स एंग्लो इंडियन हो गए, अच्छा वो और राज्यसभा के नॉमिनेटेड इधर उधर अलग अलग क्षेत्र से जो बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। महाभियोग की प्रक्रिया को काशी जुडिशियल QUASI, महाभियोग की प्रक्रिया को काशी जुडिशियल QUASI, काशी जुडिशियल ब्रैकेट में लिखना अर्ध न्यायिक कहते हैं। काशी जुडिशियल अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक, हाँ, हाफ ना बोल के इसको काशी जुडिशियल बोल देते हैं। अब देखिए एक चीज लिखा नहीं रहा, लेकिन समझना, जैसे लोकसभा से ठीक है पास हो गया ये प्रस्ताव और राज्यसभा में नहीं हुआ पास, तो महाभियोग का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा वहीं पे। कोई जॉइंट सेशन जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जॉइंट सेशन जैसा तो कोई सिस्टम नहीं है, महाभियोग का प्रोसेस जो है वहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इम्पीचमेंट के लिए जॉइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है। जॉइंट सेशन मतलब संयुक्त अधिवेशन। इम्पीचमेंट के लिए जॉइंट सेशन ऑब्लिक संयुक्त अधिवेशन, इम्पीचमेंट के लिए जॉइंट सेशन ऑब्लिक संयुक्त अधिवेशन जैसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ना, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान भी, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान भी राष्ट्रपति के सारे काम वैध माने जाएंगे। वैध मतलब वैलिड, वैलिड माने जाएंगे। अंतिम सवाल, भगा दिए मान के चलो राष्ट्रपति को, ठीक है। अब फिर चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, फिर वो उठा के आ सकता है कि नहीं? हाँ? आ सकता है, नहीं आ सकता? दोस्त सिद्ध नहीं होगा तो आ सकता हो। नहीं, दो सिद्ध हो गया, महाभियोग प्रक्रिया लग गई, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गए, हटा दिए, फिर आएगा नहीं आएगा? दोस्त सिद्ध हो गए तो नहीं आ पाएगा। इधर वर्मा जी क्या रहे हैं आपका? मेरे से ही पूछते में तो कोई है। ये लोग सब जवाब जब सब जवाब दे देते ना, हाँ नहीं बोल देते, आप देते नहीं हो, चुपचाप बैठे रहते इसलिए। अरे पढ़ा नहीं होना सर, पढ़ूंगा तो बता दूंगा ना। इसके बाद तो हर कोई बता देगा। ले सकता भाग, ठीक है, फिर से चुनाव लड़ सकता है। बाद उसके बाद सामान्य नागरिक हो जाता है, ठीक है, सामान्य नागरिक बन जाते हैं। कोई ऐसा नहीं जेल में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सामान्य नागरिक बन जाते हैं और सामान्य नागरिक हर प्रकार का चुनाव लड़ सकता है, भले वो राष्ट्रपति का ही क्यों ना, ठीक है। क्रिमिनल उसके ऊपर चार्जेस, हाँ तो वो उसके आधार पे लगाएंगे तो फिर जेल चल देगा ना, जेल जाके भी चुनाव लड़ सकता है। लड़ सकता है, क्रिमिनल चार्जेस लगे तो लगा क्या लड़ सकता है, उसमें वैसा क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन तो कोई है नहीं कि क्या ही क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 साल का हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बस बात करो। लाभ के पद पर ना हो, जेल में है, लाभ के पद पर तो है नहीं, हानि के पद पर है, बस यही क्वालिफिकेशन है, तो लड़ सकता है, क्यों नहीं लड़ सकता, ठीक है।
शिमला वायलेशन भी बना उससे कोई लेना देना नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किए रहे कार्यकाल खत्म होने के बाद वापस लड़ सकते हैं। आसाराम आपको कोई भी आ सकता नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आखिरी पॉइंट लिखिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो एक सामान्य नागरिक हो जाता है, सामान्य नागरिक बन जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद या खत्म होने के बाद वह एक सामान्य नागरिक बन जाता है। फिर वो किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, वो किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इतना याद हुआ? नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 53। नहीं पढ़ लेंगे मैथ्स भी करेंगे ना। इसमें पहला वाला आपका 56 61 दोनों के अंदर मतलब 56 में 56 से बता चुका हूँ पहले भी। हाँ 56 टेन्योर है, उसमें इम्पीचमेंट वर्ड का मेंशन भी है करके बताया था उसमें। आर्टिकल 56 में इम्पीचमेंट शब्द का मेंशन उसमें उल्लेख है। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। इसके अंदर लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। निहित मतलब इतना वेस्टेड है, VESTED। और वो अपनी इन शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद ऑब्लिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद ऑब्लिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह ऑब्लिक एडवाइस पर ही करता है। कहाँ से? कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। निहित मीन्स वेस्टेड, ठीक है, VESTED। एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट और वो इन शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद ऑब्लिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद ऑब्लिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ऑब्लिक सलाह पर ही करता है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद एक ही चीज होता है क्या? क्या क्या होता है? मंत्रिमंडल मतलब निगम मंडल वाले को आ जाएंगे। जो जैसे अभी छत्तीसगढ़ का विधानसभा है अभी फिलहाल, भूपेश बघेल एक मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ठीक है।
और उसके साथ और 12-13 मंत्री हैं, तो टोटल 13 मंत्री हैं अभी। वो है मंत्रिमंडल, ठीक है। खाली अब कैबिनेट स्तर के जैसे मंत्रिमंडल चाहे राज्य का हो गया, तो राज्य स्तर का जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री, वो खाली मंत्रिमंडल कहलाता है, ठीक है। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके जितने अलग अलग विभाग होंगे जिनको उसको कार्यभार मिला होगा, वो एक अलग मंत्री होंगे, चाहे शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वो मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल एक छोटा चीज है, छोटा शब्द है, जिसमें प्रधानमंत्री भी आता है और पूरे कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। लेकिन मंत्री परिषद और थोड़ा बड़ा टर्म है। मंत्री परिषद इज इक्वल टू मंत्रिमंडल प्लस और राज्य मंत्री और बहुत सारे मंत्री उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो मंत्रिमंडल छोटा शब्द है, ठीक है, और मंत्री परिषद थोड़ा बड़ा शब्द है। तो मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। तो कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। इस बात से राष्ट्रपति को बहुत सारी पावर दे दी गई, लेकिन अगला एक लाइन जो लिखा कि ये यूज जो शक्ति है, ये पावर है, वो कैसे यूज करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। तो बस वो लाइन से उसकी सारी पावर वापस छीन ली जाती है। मतलब उसको एडवाइस कौन देता है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री समझ लो, मेन करता जाता वही है। हालांकि मंत्री परिषद में बहुत सारे लोग आते हैं, बट हेड तो प्रधानमंत्री हो जाता है। इसलिए वास्तविक जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री को बोला जाता है। नाम मात्र का नेता कौन, राष्ट्रपति। वास्तविक नेता प्रधानमंत्री कहलाता है, ठीक है। तो लिखिए मंत्री परिषद, लिखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही करता है। उसी के नीचे लिखना मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कैबिनेट, कैबिनेट ब्रैकेट में लिखना 352, इज इक्वल टू प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री, मतलब कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर। सर प्रधानमंत्री कैबिनेट के बाद क्या बोले? प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री। 352 आर्टिकल है। हाँ, आर्टिकल 352 है। एक्चुअली 352 में इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है। तो वहीं पे पूछता है कि कैबिनेट वर्ड, जो कैबिनेट शब्द है, उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में। 352 में क्या बोलना चाहिए, आपका इमरजेंसी की बात करता है, वहीं पे कैबिनेट वर्ड का मेंशन है। तो कहाँ पे मेंशन है, 352 में, आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 ऐसे नेशनल इमरजेंसी का कैसे लिखा, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है इससे, ठीक। तो ये हुए मंत्रिमंडल मतलब प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री। और नीचे लिखो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इक्वल टू ठीक है, इज इक्वल टू लिखना कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री मतलब राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सब नहीं, ये अलग स्वतंत्र प्रभार और ऐसे इंडिपेंडेंट चार्ज और ऐसे मिलता है, ठीक है। ये सब आते हैं मंत्री परिषद में, तो इनकी सलाह पर ही काम करता है। नेक्स्ट में लिखिए, स्टार मार्क डालेगा। अब हर काम मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा क्या नहीं, कुछ चीजें उसकी स्वयं की शक्ति के अंतर्गत भी आती है, डिस्क्रिशनरी पावर बोला जाता है। लेकिन कहीं पे भी आर्टिकल में अलग से मेंशन नहीं है कि इसके डिस्क्रिशनरी पावर ये है, मतलब खुद की मर्जी से कोई डिसीजन ले लिया। जैसे अगर उसको पार्डनिंग पावर भी मिला हुआ है ना, क्षमता की शक्तियां, तो वो भी मंत्री परिषद की सलाह से करता है, मंत्री परिषद की सलाह से लेता है। तो हर जगह मंत्री परिषद की सलाह रहती है, बट गिने चुने किसी आर्टिकल में तो मेंशन नहीं है, लेकिन उसको डिस्क्रिशनरी पावर मिला हुआ है।
ठीक है, ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि उसको डिस्टिंग्विश पावर मिल गया, लेकिन अलग से किसी अनुच्छेद में किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। स्टार मार्क डाल के लिखिए, राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकी शक्ति ऑब्लिक डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त है। डिस्क्रिशनरी DISCRE डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी पावर प्राप्त है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन नहीं है। इसके बारे में मेंशन नहीं है। आगे कल देखेंगे। 10 मिनट बाद मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चालू करता हूँ।